हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है टच द जीएस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो आप इस अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार यानी कि आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो आर्टिकल 32 के तहत सीधा उसका उपचार कर दिया जाएगा। और उपचार किसके माध्यम से होगा? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसका उपचार होगा। यानी कि अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है और ये मूल अधिकारों की ही गारंटी लेता है। तो इसीलिए इसको मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको हृदय आत्मा की संज्ञा दी है। हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसे मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है और इसी को संरक्षक कहा जाता है। इसी को संरक्षक कहा जाता है। अब आर्टिकल 32 में हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 का पहला क्लॉज क्या कहता है? अनुच्छेद 32 का पहला क्लॉज क्या कहता है? आप अपने मूल अधिकार को गवर्नमेंट के ऊपर इन्फोर्स करा सकते हैं। यानी प्रवर्तनीय इन्फोर्स करा सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर आप अपने मूल अधिकार को। अनुच्छेद 32 का दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है या फिर इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं। ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर क्या देगा? वो रिट निकालता है। रिट 5 प्रकार की रिट निकालता है और इसके माध्यम से वो आपके मूल अधिकारों को हनन होने से रोक देता है। आपके मूल अधिकार का हनन नहीं होने देता है इस रिट के माध्यम से। अनुच्छेद 32 का दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि वो आदेश दे सकता, ऑर्डर दे सकता, निर्देश दे सकता है। वो रिट निकालने की निर्देश दे सकता है। इसमें 5 प्रकार की रिट वो निकालता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो 5 प्रकार की रिट हैं ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। ब्रिटेन से ली गई हैं ये जो 5 रिटें हैं ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 रिट जो हैं ये ब्रिटेन से ली गई है। आगे समझते हैं आर्टिकल 32 का तीसरा क्लॉज क्या कहता है। आर्टिकल 32 का तीसरा क्लॉज कहता है कि संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट को यानी अन्य न्यायालय को भी ये रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ये संसद को अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो अन्य न्यायालय को भी रिट निकालने की शक्ति दे सकती है। अब अन्य न्यायालय से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाई कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट तो 226 अनुच्छेद के तहत निकालता ही है रिट। हाई कोर्ट तो पहले से ही 226 के तहत रिट निकालता है, उसको तो ये अधिकार दिया ही गया है। लेकिन इसके दायरे में संसद के दायरे में यानी अन्य न्यायालय का मतलब ये नहीं है कि आप हाई कोर्ट को बता रहे हो अन्य न्यायालय। अरे भैया, हाई कोर्ट तो 226 के तहत रिट निकालता ही निकालता है। अन्य न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये मतलब अधिकार दे सकती है संसद अगर चाहे तो आप ये मत समझ लेना अन्य न्यायालय का मतलब कि हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट तो 226 उसको अनुच्छेद मिल ही गया है,
तो भाई अन्य न्यायालय यहाँ बोलने की क्या जरूरत थी। तो अन्य न्यायालय का मतलब ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी अधिकार दे सकती है अगर वो चाहे तो अनुच्छेद 32 का तीसरा क्लॉज समझ में आ गया। आगे समझते हैं आर्टिकल 32 का चौथा क्लॉज क्या कहता है। आर्टिकल 32 का चौथा क्लॉज क्या कहता है कि आपने जो अपना मूल अधिकार इन्फोर्स कराया है, आपने जो अपना अधिकार इन्फोर्स कराया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अब आप इस इन्फोर्स के खिलाफ यानी इस प्रवर्तनी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर कोई मूल अधिकार है और आप उस मूल अधिकार को इन्फोर्स करा रहे हो गवर्नमेंट के ऊपर, तो उस इन्फोर्स के खिलाफ, यानी आपका तो मूल अधिकार है, कोई उल्टा आपके खिलाफ ही पहुंच गया कि भाई इसका मूल अधिकार मत दो, तो इसीलिए ये इन्फोर्स के खिलाफ जाने के लिए मना करता है। लेकिन एक चीज़ समझो इसमें, अगर आपातकाल की स्थिति है, इमरजेंसी है, आपातकाल की स्थिति है, तो आप अपने मूल अधिकार को इन्फोर्स करा ही नहीं सकते हैं। तो आपातकाल में तो आपके मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और प्रतिबंध तो संसद लगाई देती है। तो आपको अनुच्छेद 32 का पहला क्लॉज क्या कहता है? आप इन्फोर्स करा सकते हैं। 32 का दूसरा क्लॉज वो निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, और इसके माध्यम से वो रिट निकालने का आदेश दे देता है। 5 प्रकार के रिट निकालता है जो कि ब्रिटेन से अपने यहाँ पे ली गई हैं। तो 32 के तीसरे क्लॉज के तहत बोला गया है कि संसद को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो अन्य न्यायालय को भी अधिकार दे सकती है। अब अन्य न्यायालय में हाई कोर्ट नहीं आता है, क्योंकि हाई कोर्ट तो 226 के तहत रिट निकाल ही देता है। तो अन्य न्यायालय का मतलब ये है कि यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं होगा। 32 का चौथा क्या कहता है? आप इस इन्फोर्स के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते, लेकिन आपातकाल के समय तो आपके मूल अधिकार को मतलब निलंबित किया जा सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 का दूसरा क्लॉज, यानी रिट पढ़ेंगे। ये 5 प्रकार की रिट क्या कहती हैं? 5 प्रकार की रिट। आगे बात करते हैं ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहली आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके नाम में ही झलक रहा है, बंदी को प्रत्यक्ष लेकर आओ। बंदी को प्रत्यक्ष लेकर आओ यानी बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना, यानी ये बंदी बनाने वाले अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी उसने अगर कोई व्यक्ति को बंदी बना रखा है, जैसे कोई दरोगा है, उसने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है और वो छोड़ ही नहीं रहा है, तो उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है, और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रिट होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रिट होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रिट, सबसे बड़ी रिट। और ये बंदी बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, बंदी बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। बंदी बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसको 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, थाने में 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और उसको वो छोड़ ही नहीं रहा है, तो उसके खिलाफ ये जारी की जाएगी। अब बात करते हैं आगे परमादेश। परमादेश, परमादेश मैंडेमस आदेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, और हमारा जो आदेश है वो परम आदेश है। हम आदेश देते हैं, ये उसके खिलाफ जारी की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, अपनी कर्तव्य को ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, अपने सार्वजनिक कर्तव्य को ठीक से नहीं कर रहा है, सार्वजनिक कर्तव्य को ठीक से नहीं कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है। जैसे कोई सरकारी टीचर है और वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहा है, अपने मटर गश्ती मार रहा है, तो फिर क्या होगा? उसके विरुद्ध ये जारी की जाएगी। या फिर कोई पुलिस वाला है या फिर पुलिस अधिकारी है और वो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी ये जारी कर दी जाती है परमादेश। कोई व्यक्ति है
और वह उस काम को करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, यानी कि वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो अधिकार क्षेत्र में अगर वो उसके में नहीं आता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो काम। जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस चालान काटती है, पुलिस चालान काटती है तो चालान काटने का अधिकार किसको होता है? कम से कम 1 स्टार तो रहना ही चाहिए, तभी वो चालान काट सकता है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि कांस्टेबल तक चालान काटते हैं और चाबियाँ तक निकाल लेते हैं गाड़ी की, तो उसको ये अधिकार है ही नहीं, तो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तो उसके खिलाफ भी ये जारी कर दी जाती है। और ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती परमादेश। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं अधिकार परीक्षा। आगे बात करते हैं किसकी? अधिकार परीक्षा की। अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। यदि कोई व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है, पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है, यानी वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, अवैध रूप से धारण किए हुए है, उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, और वो उस पद को अवैध रूप से धारण किए हुए, तो उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है। यानी उसने जो नौकरी लगाई है, अपनी जो नौकरी लगाई है उसने, वो रिश्वत से नौकरी लगा ली है, तो उसके खिलाफ ये जारी की जाती है। उसका पूरा बायोडाटा निकलवा लिया जाएगा, पहला पेपर कब दिया था, कितने नंबर आए थे, दूसरा कब दिया था, फिजिकल वगैरह कब हुआ था, क्या हुआ था, सब कुछ निकलवा लिया जाएगा इसमें। और पूरा अगर वो होगा एलिजिबल तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको हटा दिया जाता है अपने पद से। तो ये किसके खिलाफ जारी की जाती है? अवैध रूप से वो अपने पद को धारण किए हुए है, यानी उसने नौकरी रिश्वत से अपनी लगा रखी है, कोई पेपर वेपर नहीं दिया है, ऐसे ही पास हो गया, तो उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है। और इसको कोई भी जारी कर सकता है। आप चले जाओगे तो आप करवा सकते हो जारी, और आपकी जानकारी भी गुप्त रखी जाती है, इसमें बताया नहीं जाएगा कि किसने करवाई है। तो उम्मीद करता हूँ अधिकार परीक्षा समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्रतिषेध की। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है रोक देना। और अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ का मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन है? हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और हाई कोर्ट के अधीन कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है भाई, इसके ये किसी के अधीन नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट को देखो सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं और उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट तो बोलते हैं, तो 3 नाम है, सुप्रीम कोर्ट बोल लो, उच्चतम न्यायालय बोलो, या सर्वोच्च न्यायालय। इसमें बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। और हाई कोर्ट को तो उच्च न्यायालय बोलते हैं, इसको हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं, और हाई कोर्ट तो बोलते ही हैं। एक चीज़ समझो कि अधीनस्थ न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ करेगा और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ इसको कर देता है। यानी चलती कार्रवाई को रोकने के लिए, ये जारी की जाती है। कार्रवाई को रोकने के लिए, चलती कार्रवाई को रोकने के लिए जारी की जाती है। इसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं। स्टे ऑर्डर ले आना, स्टे ऑर्डर। जैसे आपने देखा होगा मुंबई में कंगना रनौत का जो वो ऑफिस था वो तोड़ दिया जा रहा था, और तो उसके खिलाफ ये स्टे ऑर्डर लेके आए थे। इसी को बोलते हैं स्टे ऑर्डर लाना, यानी वो काम रुकवा दिया था। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है और चलती कार्रवाई को रोकने के लिए। अब बात करते हैं उत्प्रेषण। सर्चरी, उत्प्रेषण ये भी अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। अधीनस्थ यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ करेगा और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ करेगा। अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके अगर इसने फैसला सुना दिया है, मान लो कि इसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है और इसने फैसला सुना दिया है, तो उस फैसले को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके उसने फैसला सुना दिया है, तो ये उसके खिलाफ जारी की जाती है। तो उस फैसले को रद्द कर दिया जाता है इसमें।
तो उम्मीद करता हूँ प्रतिषेध और उत्प्रेषण समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 रिटें 2-4 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे कुछ चीज़ों को और समझो। इसमें मूल अधिकार है आपका, मूल अधिकार, और इस मूल अधिकार को बचाने के लिए आर्टिकल 32 का यूज करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 का यूज करके आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें आर्टिकल 32 का यूज होगा और इसमें आर्टिकल 226 का यूज होगा। भाई एक चीज़ बताओ, इसको क्यों रखा है? इसको क्यों रखा है? भाई इसमें ही रख के रहने देते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत है, दिक्कत ये है कि मान लो कि कोई केरल का व्यक्ति है और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, भाई तो वो कैसे जाएगा? इतना उसके पास पैसा नहीं हो फिर। तो इसीलिए ये जो है वो हाई कोर्ट को भी शक्ति देता है आर्टिकल 226। तो आपके पास जो हाई कोर्ट है आप चले जाओ वहाँ पे। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो भाई चला जाए, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस मिलता है कि आप हाई कोर्ट में ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हाई कोर्ट आपके पास भी है। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो भाई हाई कोर्ट को शक्ति ही नहीं दी जाती फिर। तो इसीलिए हाई कोर्ट को मतलब ये प्रेफरेंस दिया गया है। लेकिन एक चीज़ समझो, मूल अधिकार के मामले में ये भी रिट निकाल सकता है और ये भी रिट निकाल सकता है। लेकिन अगर कोई अन्य मामला है, अन्य मामले में ये रिट नहीं निकाल सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट निकाल सकता है। यानी मूल अधिकार के मामले में तो निकाल सकता है, और जो दूसरा अधिकार है जैसे कोई कानूनी अधिकार है, तो कानूनी अधिकार के मामले में भी आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। कानूनी मामले में भी आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट तभी जा सकते हो जब मूल अधिकार का मामला होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो मूल अधिकार हैं वो सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। नागरिकों को मिलने वाले मूल अधिकार, नागरिकों को, तो नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो मूल अधिकार हैं 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मिलते हैं। यानी कि ये विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। 15 में क्या है, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो कोई विदेशी है उसके साथ तो भेदभाव हो जाता। भाई आपकी टिकट मान लो ताजमहल देखने जा रहे हो, थोड़े बहुत रुपए लग जाती है, उसकी टिकट ज़्यादा लगती है, तो भाई भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो 15 जो है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलता है, विदेशियों को नहीं मिलता। 16 भी नागरिकों को मिलता है। 16 में क्या है, नौकरी में समानता होगी। भाई विदेशियों को तो नौकरी ही नहीं मिलती है, नौकरी, सरकारी नौकरी तो नहीं मिलती है ना, तो इसलिए ये भी विदेशियों को नहीं मिलता। 19 में क्या, 19 में क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 1 में बोलने की, 2 में सभा करने की, 3 में संगठन बनाने की, 4 में चारों ओर घूमने की। तो भाई विदेशी चारों ओर थोड़ी घूम सकता है, आप तो घूम सकते हैं। आगे आता है 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। तो भाई पूरी दुनिया का ठेका तो नहीं ले रखा है, अपने यहाँ के जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण है, सबका नहीं है यहाँ पे। आगे बात करते हैं कि अगर कोई अल्पसंख्यक है, वो शिक्षण संस्थान में प्रवेश से दिक्कत हो रही है उसको, तो अलग अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकता है। तो भाई सबको थोड़ी खोलने के लिए यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए बात करता है। उम्मीद करता हूँ 15, 16, 19, 29, 30 ये मैंने यहाँ लिख दिया, वहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा था इसलिए, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार नहीं होते। मूल अधिकार नहीं होते, मूल अधिकार नहीं होते, इनको देखते हैं कौन कौन से मूल अधिकार नहीं होते। चक्का जाम करना, पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर देना, चक्का जाम, ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा, हड़ताल करना, हड़ताल जो है, हड़ताल करना भी मूल अधिकार नहीं है।
ये भी मूल अधिकार नहीं है। तीसरी बात करते हैं इसमें, बंद का आह्वान करना यानी बंद बुलाना। आपने देखा होगा भारत बंद कर देते हैं लोग, कहते हैं आज भारत बंद है, आज भारत बंद है, तो आप बंद नहीं बुला सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ये इल्लीगल है। आगे बात करते हैं स्थायी आवास। स्थायी आवास जो है, स्थायी आवास ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है स्थायी आवास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थायी आवास के बराबर माना है, स्थायी आवास के बराबर माना है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बात करते हैं अनिवार्य रोजगार। अनिवार्य रोजगार जो है ये भी मूल अधिकार नहीं है। अनिवार्य रोजगार जो है ये भी मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। नंबर 6, वोट डालने का जो अधिकार है ये भी मूल अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। वोट डालना जो है वो मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है। उम्मीद करता हूँ आपको मूल अधिकार कौन कौन से नहीं, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे क्या होता है कि दूसरे के मूल अधिकार का हनन हो जाता है, इसलिए इनको मूल अधिकार नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33 और 34 और 35, ये 3 अनुच्छेद और बच गए, इनको और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो 2 मूल अधिकार हैं ये मतलब प्रतिबंध लगा देते हैं दूसरे के मूल अधिकार। 33 क्या कहता है, संसद सेना के मूल अधिकार पर और मीडिया के मूल अधिकार पर और जो खुफिया एजेंसी हैं, खुफिया एजेंसी उनके अधिकार पर, खुफिया एजेंसी जैसे आईबी है, रॉ है, एनआईए है, एनआईए, इनके जो मूल अधिकार हैं इन पर रोक लगा दी जाती है संसद के माध्यम से। आपने देखा होगा कि आईबी के जो ऑफिसर होते हैं उनको ऐसे सार्वजनिक ना बोलने का अधिकार होता है ना कुछ होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं कुछ भी, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि अनुशासन बना रहे। तो सेना में अनुशासन के लिए या फिर एजेंसियों में अनुशासन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। और मीडिया के भी अधिकार इसमें रोक लगा दी जाती है। जब आपातकाल की स्थिति होती है तो आपने देखा होगा कि मीडिया को भी एक तरीके से बंद कर दिया जाता, कुछ नहीं दिखाया जाता। तो इसमें क्या है, संसद इसके सेना के और मीडिया और खुफिया जो एजेंसी हैं उन पर रोक लगा दी जाती है उनके मूल अधिकार पर। आगे बात करते हैं 34। 34 क्या कहता है कि सेना का कानून जो है, सेना का कानून जो है वो पूरे देश में कहीं भी लागू हो सकता है, कहीं भी। सेना का कानून जो है पूरे देश में कहीं भी लागू हो सकता है, और सेना के कानून को मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं। और सबसे खतरनाक जो लॉ है वो आसपा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक तरीके से सेना को बहुत ज़्यादा असीमित अधिकार दे देता है आसपा। ये आसपा इसके माध्यम से सेना के जो जवान हैं वो किसी के भी घर में घुस सकते हैं और जांच पड़ताल कर सकते हैं, पूरी मतलब उस घर की तलाशी वगैरह ले सकते हैं, कभी भी घुस सकते हैं। ये बहुत असीमित अधिकार दे देता है आसपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और ये 1958 में आया था, अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। आगे बात करते हैं 35 की। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि इसमें मूल अधिकार को लागू करने की विधि है, मूल अधिकार को लागू करने की विधि की बात करता है। मूल अधिकार को लागू करने की विधि, मूल अधिकार को कैसे लागू किया जाएगा इसकी विधि के बारे में बताता है 35 में। और ये प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद इसमें कानून बना सकती है। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, ढंग से चलाने के लिए संसद कानून बना सकती है। संसद कानून सेना इसमें 33 में, 34 में और 35 में, तीनों में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि संसद ही कानून बना सकती है। विधानमंडल को कानून बनाने की अनुमति नहीं है, इन तीनों में संसद ही कानून बना सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको भाग 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाग 3 जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। भाग 3 में हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें संपत्ति का अधिकार भी पढ़ लिया, संपत्ति का अधिकार, और हमने इसमें संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार पढ़ लिया, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार पढ़ लिया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने पढ़ लिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने पढ़ लिया है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार हमने 19 से लेकर 22 तक पढ़ा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक पढ़ा, और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में खत्म कर दिया गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक पढ़ा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 तक हमने पढ़ लिया। इसमें ये इधर उधर हो गया, डर मत जाना इसमें। तो एक चीज़ समझो, यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व, यानी ये पढ़ेंगे हम 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मूल अधिकार पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।